नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मोटिवेशनल स्टोरी में। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। कुसुमगढ़ नामक एक गांव था जो अपने छोटे लेकिन महत्वपूर्ण बंदरगाह के लिए मशहूर था। इसके निवासी मुख्य रूप से मछुआरे, बढ़ई और व्यापारी थे जो समुद्री व्यापार से अपनी आजीविका चलाते थे। गांव के पुरुष अक्सर लंबी अवधि के लिए समुद्री यात्रा पर जाते थे। वे जाते थे और उनके परिवारों को महीनों तक उनके लौटने का इंतजार करना पड़ता था। व्यापारी जहाजों की आवाज, बच्चों की चहल पहल और मछलियों की महक कुसुमगढ़ की गलियों में हमेशा मौजूद रहती थी। लेकिन इस गांव में एक महिला थी जिसका नाम मेघा था। मेघा हर सुबह बंदरगाह पर जाती और दूर समुद्र की ओर देखती। उसकी आंखों में एक उम्मीद थी और वह हर गुजरने वाले व्यापारी से एक ही सवाल पूछती, क्या तुमने मेरे पति सुरेश को देखा है? सुरेश मेघा का पति एक साहसी युवा व्यापारी था। उसकी शादी मेघा से करीब 3 साल पहले हुई थी, लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद ही वह व्यापार के लिए विदेश चला गया था। मेघा हर किसी से पूछती कि उसके पति का कहीं पता है या नहीं। गांव वालों को उसके इंतजार पर दया भी आती, लेकिन वे समझ नहीं पाते थे कि मेघा इतने सालों तक इंतजार कैसे कर सकती है। फिर भी मेघा की आंखों में अपने पति के लौट आने की उम्मीद कभी कम नहीं हुई। मेघा के इंतजार को लेकर गांव में कई तरह की चर्चाएं होती थीं। कुछ लोग उसे साहसी कहते तो कुछ उसके जिद्दी इंतजार पर हंसते भी थे। कई लोग मानते थे कि सुरेश शायद कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन मेघा इन बातों से बेखबर अपने पति के लौट आने की उम्मीद में हर दिन बंदरगाह जाती थी। उसने कभी किसी की बात नहीं सुनी। गांव में बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी उसके इंतजार की कहानियों से परिचित थे। मेघा की मां ही इन मुश्किल वक्त में उसका सहारा बनी। पति के इंतजार में वह अपनी मां के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। मां की आंखों में पति को खोने का दर्द साफ झलकता था, लेकिन उन्होंने कभी अपनी बेटी के विश्वास को डगमगाने नहीं दिया। उसकी मां ने हमेशा मेघा का साथ दिया और उसे समझाया कि कभी कभी इंतजार का फल बहुत मीठा होता है। अधिकतर उत्तर नकारात्मक होते थे और कई बार यात्री उससे उसका नाम पूछते थे। मेघा का उत्तर हमेशा झिझक भरा होता था। उसके मन ने पति को देखने की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। आखिरकार उसे उम्मीद जगी कि किसी दिन उसका पति लौट आएगा। जैसे जैसे दिन बीतते गए, साल बीतते गए और मेघा का इंतजार और भी गहरा होता गया। लोग उसके इंतजार का मजाक उड़ाने लगे, कहने लगे कि उसका पति वापस नहीं आएगा। लेकिन मेघा इन बातों को नजरअंदाज करती रही। पति के लौटने की खबर पाने की उम्मीद में हर रोज बंदरगाह पर जाना उसकी दिनचर्या बन गई थी। फिर एक दिन जब वह बंदरगाह पर थी तो एक अजनबी व्यापारी दिलावर आया। उसका चेहरा किसी रहस्यमयी जानकारी का संकेत दे रहा था। मेघा को पहचान कर उसने पूछा, क्या तुम सुरेश की पत्नी हो? मेघा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत सिर हिलाकर कहा, हाँ मैं हूं। दिलावर ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने सुरेश को देखा है। वह एक बार मेरे जहाज पर काम कर रहा था, लेकिन मुझे आपको यह बताते हुए दुख हो रहा है कि वह अब समुद्री डाकुओं के कब्जे में है। वे उसे बंधक बनाकर अपने द्वीप पर ले गए हैं। इस खबर से मेघा स्तब्ध रह गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। उसने उसी पल अपने पति को बचाने का फैसला किया। उसे डर था कि लुटेरे उसके पति के साथ क्या कर रहे होंगे, पर वह मन ही मन अपनी योजना बनाने लगी। जब मेघा ने दिलावर से सुरेश के बारे में सुना तो उसके मन में भावनाओं का तूफान उठ खड़ा हुआ। एक ओर उसे डर था कि उसके पति के साथ क्या हो जाएगा, वहीं दूसरी ओर उसने मन बना लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वह अपने पति को बचाने के लिए समुद्री डाकुओं कर जाएगी। आंखों में आंसू थे, पर होठों पर दृढ़ निश्चय था। वह जानती थी कि यह सफर खतरनाक है, पर उसका प्यार और उसकी उम्मीद उसे हर मुश्किल से लड़ने का साहस दे रही थी। घर पहुंचकर मेघा ने सारी कहानी अपनी मां को बताई। यह सुनकर मां बुरी तरह डर गई। उसने कांपते हाथों से मेघा को समझाने की कोशिश की, बेटी यह सफर बहुत कठिन और खतरनाक है। समुद्री डाकू क्रूर होते हैं। मैं नहीं चाहती कि तुम किसी अनजान खतरे में पड़ो। पर मेघा ने शांत पर दृढ़ स्वर में कहा, मां, इसी इंतजार में मेरी जिंदगी गुजर गई। मैं रो रो कर अपने पति के लौटने का इंतजार कर रही हूं। अगर अब मैं कुछ नहीं करूंगी तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। मुझे अपने पति को वापस लाना ही होगा। मां ने उसकी आंखों में साहस की अनोखी चमक देखी और समझ गई कि उसकी बेटी अपने फैसले से पीछे हटने वाली नहीं है। अंततः उसने अपनी बेटी के फैसले का समर्थन किया और मेघा ने गांव के सबसे अनुभवी व्यापारी जसवंत को बुलाया, जो गांव में अपनी नावों के लिए मशहूर था। मेघा के इस साहसिक कदम से प्रभावित हुआ। जसवंत ने मेघा से कहा कि यह काम आसान नहीं है। समुद्री डाकुओं के द्वीप तक पहुंचने के लिए हमें अच्छे नाविक, मजबूत जहाज और ढेर सारा खाना चाहिए। इसके अलावा हमें समुद्री डाकुओं के किले में घुसने के लिए कुछ और योजनाएं भी बनानी होंगी। मेघा ने जसवंत से कहा, भाई मैं हर खतरे के लिए तैयार हूं। जसवंत उसके साहस से प्रभावित हुआ
और उसने अपनी पुरानी नाव को इस कार्य के लिए तैयार करने का फैसला किया। उसने अपने बेटे दिनेश को भी इस अभियान पर भेजने की तैयारी कर ली। दिनेश एक बहादुर और चतुर युवक था। मेधा और उसकी मां, जिन्हें समुद्री मार्गों की अच्छी जानकारी थी, ने अपनी पूरी जमा पूंजी इस यात्रा में लगा दी। उन्होंने अपने गहने और कुछ अन्य महंगे कपड़े बेच दिए और इस अभियान के लिए सामान खरीदने के लिए पैसे जुटाए। गांव के कुछ लोगों ने भी मदद की। जो भी आगे आया उसने अनाज, सूखे मेवे, पानी और कुछ दवाइयों का इंतजाम किया। दिनेश ने नाव पर कई जरूरी कपड़े रख दिए और खास हथियारों का इंतजाम किया। जसवंत ने उन्हें इस यात्रा में आने वाले समुद्री खतरों के बारे में आगाह किया। मेधा और उसकी मां को समझाया कि अगर तूफान आया तो उन्हें नाव के सबसे सुरक्षित हिस्से में रहना होगा। दिनेश ने उन्हें कुछ ऐसे संकेत भी दिए जो समुद्र में उनके काम आ सकते थे। यात्रा से एक रात पहले मेधा और उसकी मां दोनों सोई नहीं। उस रात मेधा की मां उसे अपने पास बिठाकर गहरी निगाहों से देखती रही। उसकी मां के मन में अनगिनत भावनाएं उमड़ रही थीं। उन्होंने प्यार से मेधा के सिर को सहलाया और कहा, बेटी, मैंने तुम्हें इतना साहसी कभी नहीं देखा। आज मुझे लग रहा है कि तुमने सच्चे प्यार की परिभाषा लिख दी है। मेधा ने अपना सिर अपनी मां के कंधे पर रख दिया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मेधा बोली, मां, मैं ये सब अपने पति के लिए ही कर रही हूं। मैं हमेशा लगता था कि मेरा इंतजार कभी खत्म नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, पर आज उम्मीद है कि कल मैं अपने पति को वापस पा सकूंगी। मां ने मेधा को गले लगाया और मन ही मन ईश्वर से उनकी यात्रा सुरक्षित करने की प्रार्थना की। अगली सुबह गांव के लोग बंदरगाह पर एकत्र हुए। मेघा और उसकी मां को विदाई दी गई। गांव की वृद्ध महिलाओं ने उनके लिए आशीर्वाद की मालाएं बनाई और पहनाई। मेधा की कहानी से प्रेरित बच्चे गर्व भरी नजरों से उसकी ओर देख रहे थे। समझ नहीं पा रहे थे कि कोई इतना कुछ कर सकता है, कोई साहसी कैसे हो सकता है। गांव का मुखिया मेधा के पास आया और बोला, बेटी, यह गांव तुम्हारे साहस को कभी नहीं भूलेगा। हमारी प्रार्थनाएं तुम्हारे साथ है। ईश्वर तुम्हें इस कठिन यात्रा में सफलता प्रदान करे। मेघा ने सभी को प्रणाम किया और नाव की ओर बढ़ गई। दिनेश, जो पहले से ही नाव पर तैयार खड़ा था, ने मेघा और उसकी मां का स्वागत किया। उसने उन दोनों को नाव पर सुरक्षित स्थान पर बैठाया और यात्रा के बारे में आवश्यक जानकारी दी। जसवंत ने अंतिम बार सारी तैयारियों का निरीक्षण किया और दिनेश को यात्रा करने के लिए कहा। जब नाव धीरे धीरे बंदरगाह से निकलने लगी तो मेधा ने अपने गांव की ओर मुड़कर आखिरी बार देखा। उसके मन में गांव के लोगों की प्रार्थनाएं गूंज रही थी और आंखों में पति से मिलने की उम्मीद चमक रही थी। नाव ऐसी दिख रही थी जैसे दूर बढ़ते ही समुद्र की अंतहीन लहरों के बीच मेधा की यात्रा शुरू हो गई हो। जैसे जैसे नाव समुद्र की गहराई में आगे बढ़ने लगी, मेधा और उसकी मां के दिलों में एक अजीब सी खामोशी छाने लगी। समुद्र की लहरें ऊंची उठ रही थीं और नाव भी और ऊपर उठती जा रही थी। नीचे लहरों के साथ दिनेश झूल रहा था। दिनेश ने नाव के पाल और पतवार पकड़ रखे थे। उसने मेधा को समझाया कि अगर तेज हवाएं चलने लगीं तो उन्हें किनारे की ओर बढ़ना होगा। दिनेश ने दोनों को समुद्र के खतरों से अवगत कराया और यह भी बताया कि अगर लुटेरों का कोई और जहाज दिखाई दिया तो मेधा खुद को कैसे छिपाएगी। अब मेधा का मन पूरी तरह से इस यात्रा में रम चुका था। समुद्र की गहराइयों में अंधेरा फैलने लगा। चारों तरफ सन्नाटा था और सिर्फ पानी की लहरों की आवाज सुनाई दे रही थी। यह दृश्य मेधा के मन में बेचैनी और रहस्यमयी जिज्ञासा पैदा कर रहा था। उसने दिनेश से पूछा, दिनेश, क्या समुद्र में रात का ये अंधेरा हमेशा ऐसा ही होता है? ऐसा ही होता है, दिनेश ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ मेधा बहन, समुद्र की रात बहुत खामोश और गहरी होती है। यहाँ हर कोई अकेला महसूस करता है, लेकिन जब आप इस खामोशी के आदी हो जाते हैं तो ये खामोशी आपको दोस्त जैसी लगने लगती है। दिनेश ने मेधा को दिलासा दिया कि ये सब सामान्य है और साथ ही त्रिशा की मां को निश्चिंत रहने का संकेत दिया। मेधा की मां डर और चिंता से मेधा का हाथ पकड़े हुए थी। उसे अपनी बेटी की हिम्मत पर गर्व महसूस हो रहा था, पर साथ ही वह घबरा भी रही थी। उसके निर्णय में थोड़ा डर भी था, पर उसके मन में सवाल उठ रहे थे कि क्या ये सब संभव हो पाएगा और क्या वो ये सफर सुरक्षित पूरा कर पाएंगे। उनकी यात्रा शुरू हुए कुछ ही घंटे बीते थे कि अचानक समुद्र में हलचल हुई। दिनेश ने जाकर मेधा और उसकी मां को चेतावनी दी कि वो नाव के सुरक्षित हिस्से में बैठ जाए और अपनी पकड़ मजबूत कर लें। ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थीं और नाव उन लहरों के साथ ऊपर नीचे हो रही थी। दिनेश नाव को संतुलित करने की कोशिश कर रहा था और पूरी ताकत से पतवार को नियंत्रित कर रहा था। मेधा ने अपनी मां का हाथ कसकर पकड़ लिया और भगवान को याद किया। उसकी मां ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, बेटी, तूफान तो आते जाते रहते हैं, लेकिन हमें इस मुश्किल का सामना करना ही होगा। अब दिल को मजबूत करते हुए दिनेश ने धीरे धीरे नाव को सही दिशा में मोड़ने की कोशिश की, लेकिन लहरें इतनी तेज थीं कि उसे मुश्किल हो रही थी। एक लहर तो इतनी ऊंची थी कि ऐसा लग रहा था
मानो पूरी नाव उसमें समा जाएगी। कुछ पलों के लिए सबने अपनी सांस रोक ली, लेकिन दिनेश के हुनर और अपनी समझदारी से वे किसी तरह उस लहर को पार कर गए। तूफान करीब 1 घंटे तक चला। मेघा और उसकी मां के लिए यह बहुत ही डरावना अनुभव था, लेकिन इस तूफान के बाद उनकी हिम्मत और बढ़ गई थी। उन्हें लगा कि उन्होंने एक कठिन परीक्षा पास कर ली है, और अब तूफान के बाद उनके मन में और भी दृढ़ निश्चय था। जब समुद्र शांत हुआ तो चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी छा गई। मेघा और उसकी मां और दिनेश ने राहत की सांस ली। मेघा को एहसास हुआ कि इस खामोशी में एक डरावनी खामोशी छिपी हुई है। उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं, जैसे कोई गहरे पानी में डूब रहा हो, कोई धीरे धीरे रो रहा हो। दिनेश मेघा के चेहरे पर डर देखा और समझ गया कि वह डर गई है। उसने उसे समझाया और कहा, मेघा, यह समुद्र की आवाज है। कभी कभी हम गहरे पानी की लहरों में ऐसी आवाजें सुनते हैं। मेघा ने खुद को शांत किया और दिनेश की बात मानी और उन आवाजों को अनदेखा करने की कोशिश की। उसे अब इस यात्रा का महत्व और भी अधिक समझ में आने लगा था। यह केवल उसके पति के लिए था। यह केवल मेघा को बचाने की यात्रा नहीं थी, बल्कि यह किसी के डर और साहस की परीक्षा भी थी। समुद्री यात्रा के दूसरे दिन मेघा और उसकी मां भूख और थकान से व्याकुल हो उठी। जसवंत और गांव वालों ने जो खाना उनके साथ भेजा था वह पर्याप्त था, लेकिन समुद्र में वह खाना, यहां तक कि खाने का स्वाद भी फीका लग रहा था। उनकी भूख खतरनाक रूप से बढ़ गई थी और मेघा की मां को एहसास हुआ कि यह यात्रा उनके दिमाग के साथ साथ उनके शरीर की भी परीक्षा ले रही है। दिनेश ने दोनों को सांत्वना दी और कहा, बस कुछ दिन और फिर हम लुटेरों के द्वीप पर पहुंच जाएंगे। जब हम वहां पहुंचेंगे तो नई कठिनाइयां होंगी, लेकिन हमें अभी से खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार करना होगा। मेघा ने अपने मन को मजबूत किया और हर मुश्किल को सहने की ठान ली। वो जानती थी कि अपने पति को बचाने के लिए ये सब सहना जरूरी है। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प था और वो किसी भी तरह से सुरेश को बचाने के लिए तैयार थी। दूसरी रात का अंधेरा गहराने लगा। अचानक समुद्र में एक और तूफान उठने लगा। दिनेश ने सबको बताया कि सबको आगाह किया गया कि ये तूफान पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। सबको खुद को संभालना चाहिए और तब तक बिल्कुल स्थिर रहना चाहिए जब तक ये तूफान शांत न हो जाए। तेज हवा और बारिश ने नाव को चारों तरफ से घेर लिया। लहरें ऊंची ऊंची होने लगी और नाव ऊपर नीचे होने लगी। एक पल ऐसा भी आया जब लगा कि पूरी नाव ही पलट जाएगी। मेघा और उसकी मां ने पूरी ताकत से नाव का किनारा पकड़ रखा था। एक बड़े झटके के साथ नाव एक तरफ से उछली और मेघा का हाथ फिसलने लगा। दिनेश ने देखा कि वो गिरने वाली है। जैसे ही तूफान थमा, उन्होंने राहत की सांस ली, लेकिन उनके चेहरे पर डर और थकान साफ झलक रही थी। मेघा को एहसास हुआ कि यह यात्रा उसकी सोच से कहीं अधिक कठिन और खतरनाक थी। तीसरे दिन की सुबह तक जब सूर्य की पहली किरण समुद्र पर पड़ी तो कहीं दूर एक छोटा सा द्वीप दिखाई दिया। दिनेश ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो बहन, शायद यही वह द्वीप है। मेघा ने अपनी थकी हुई आंखों से उस दिशा में देखा और उसके मन में एक उम्मीद भर गई। एक नई लहर दौड़ गई। उसने भगवान को धन्यवाद दिया और अपने पति से मिलने की उम्मीद में और अधिक उत्साहित हो गई। द्वीप की झलक देखकर उनके दिल में उत्साह और साहस भर गया। अब उन्हें पता था कि उनकी मंजिल निकट है, लेकिन उन्हें यह भी लग रहा था कि असली परीक्षा अब शुरू होगी। दिनेश ने मेघा को समझाते हुए कहा, मेघा बहन, लुटेरों के इस द्वीप पर बहुत कड़ा पहरा है। हमें बहुत सावधानी से वहां उतरना होगा ताकि वे हमें न देख सकें। मैं तुम दोनों को सुरक्षित स्थान पर छोड़ देता हूं और पहले स्थिति का विश्लेषण करता हूं। जब वे वहां पहुंचे तो दिनेश ने नाव को एक चट्टान के पास छिपा दिया ताकि लुटेरों के पहरेदारों को उनकी मौजूदगी का पता न चले। मेघा, उसकी मां और अर्जुन ने समझदारी से किनारे पर उतरने का फैसला किया। दिनेश ने कहा कि हमें बहुत सावधानी से काम करना होगा। ठिकाना बहुत सुरक्षित है और कड़ी निगरानी में है। सबसे पहले हमें यह पता लगाना होगा कि सुरेश को कहाँ रखा गया है। मेघा के दिल में एक अजीब सा डर और उत्साह था। उसने दिनेश के निर्देशों का पालन करने का वादा किया और खुद को मानसिक रूप से तैयार किया। उसकी मां ने उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा, बेटी, बस इतना समझो कि हम अपनी मंजिल के बहुत करीब हैं। अब बस थोड़ा और धैर्य रखो और दिनेश जो कहे उसका पालन करो। मेघा ने अपनी मां का हाथ पकड़कर मन ही मन कहा। अपने पति की सकुशल वापसी की प्रार्थना करते हुए दिनेश ने सबसे पहले तट का निरीक्षण किया और पाया कि द्वीप के मुख्य द्वार पर समुद्री डाकू पहरा दे रहे थे। उसने तट से थोड़ी ही दूरी पर एक पुरानी झाड़ीदार गुफा देखी जो उन्हें द्वीप के अंदर ले जा सकती थी। गुफा में प्रवेश करने का रास्ता संकरा और अंधेरा था, लेकिन दिनेश के पास एक छोटा सा दीपक था जिसे उसने गुफा में रोशनी के लिए जलाया था। अंदर पहुंचकर मेघा और उसकी मां को पता चला कि गुफा बहुत पुरानी थी और इसकी दीवारों पर चित्रकारी का कोई निशान नहीं था। अजीब आकृतियां उकेरी गई थीं। दिनेश ने समझाया कि यहां से हम लुटेरों के ठिकाने तक सुरक्षित पहुंच सकते हैं।
हमें सावधानी से चलना होगा ताकि पहरेदारों को हम पर शक न हो। गुफा से गुजरते समय मेधा कई बार रुकी और बाहर की आवाजों पर ध्यान दिया उसने लुटेरों को एक बंधक को दंडित करने के बारे में अजीब बातें करते हुए सुना। यह सुनकर मेघा के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन दिनेश ने उसे शांत रखा और उसे आगे बढ़ने का इशारा किया। कुछ देर बाद वे गुफा के दूसरे छोर पर पहुंच गए, जहां से लुटेरों का किला साफ दिखाई दे रहा था। यह किला एक बड़ी चट्टान के ऊपर बना था और चारों तरफ कड़ी निगरानी थी। मेधा ने देखा कि किले के हर कोने पर एक पहरेदार था, जिसके हाथ में बड़े बड़े भाले और तलवारें थीं। चेहरा डरावना और निर्दयी था, जो यह दर्शाता था कि वे किसी भी अनजान व्यक्ति को बिना किसी दया के मार देंगे। मेधा और उसकी मां छिप गईं। इसमें हम किले तक बेहतर तरीके से पहुंच पाएंगे, लेकिन इस दौरान हमें यह भी समझना होगा कि किले के अंदर रास्ते में क्या क्या खतरे हैं। मेघा की मां ने धीरे से पूछा, क्या यह संभव है कि हम सुरेश को बिना पकड़े यहां से निकाल सकें? दिनेश ने कहा कि हमें यह कोशिश करनी होगी, लेकिन अगर हम पकड़े भी गए तो हमें तुरंत कोई योजना बनानी होगी ताकि सुरेश को छुड़ाया जा सके और सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। रात होते होते चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। समंदर की लहरों की आवाज और पहरेदारों की हरकतें सुनाई दे रही थी। मेघा को डर था कि कहीं लुटेरे उसके पति के साथ बदसलूकी तो नहीं कर रहे। दिनेश ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, चिंता मत करो, अब तक हमने हर कठिनाई को पार कर लिया है और अब तुम मंजिल के बहुत करीब हो। अपना मन शांत रखो। दिनेश की बात पर भरोसा करके मेघा ने गहरी सांस ली और अपने पति से मिलने की कल्पना करके खुद को सांत्वना दी। उसकी मां ने भी मेघा की हिम्मत बढ़ाई और वे दोनों एक दूसरे का हाथ थामे अंधेरे में बैठ गए। आधी रात करीब आते ही दिनेश ने संकेत दिया कि वे अब किले में प्रवेश कर सकते हैं। उन्होंने अपनी चाल धीमी और सावधान रखी ताकि कोई पहरेदार उन्हें देख न ले। दिनेश ने एक छोटी सी टॉर्च जलाई, रास्ता देखा और वे धीरे धीरे किले के पीछे की ओर बढ़े। जैसे ही वे किले के गुप्त दरवाजे पर पहुंचे, मेधा ने देखा कि वहां एक पहरेदार पहरा दे रहा था। अपनी मां को पीछे रहने और खुद सावधान रहने के लिए कहा। वह पहरेदार के पास गया और धीरे से उसको बेहोशी की दवा सुंघाकर एक तरफ गिरा दिया। पहरेदार ने कोई आवाज नहीं की और दिनेश ने चुपचाप उसे बेहोश कर दिया ताकि दूसरे लुटेरों को उस पर शक न हो। अब वे सुरक्षित किले के अंदर प्रवेश कर सकते थे, लेकिन वहां का दृश्य भयावह था। चारों तरफ अंधेरा था। दीवारों पर बड़े बड़े दरवाजे और मशालें लटकी हुई थीं। किले की दीवारों पर रोशनी थी। दीवारों पर खून के धब्बे और यातना के उपकरण लटके हुए थे, जिन्हें देखकर मेघा की रूह कांप उठी। दिनेश उनको धीरे से किले के अंदर एक बड़े कमरे की ओर ले गया, जहां सभी बंधकों को रखा गया था। यह कमरा एक बंद कोठरी जैसा था, जिसमें कैदियों को लोहे की जंजीरों से बांधा गया था। बहुत सारे लोग थे। मेघा ने हर बंधक को अपनी आंखों से देखा, लेकिन सुरेश का कोई पता नहीं था। फिर उसने जल्दी से बंधकों से पूछा, क्या तुम में से किसी ने सुरेश को देखा है? एक बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा, हाँ, मैंने उसे कुछ दिन पहले यहां देखा है। उसे किले के दूसरे हिस्से में ले जाया गया। उनका कहना है कि वह बहुत मजबूत और साहसी व्यक्ति है, इसीलिए लुटेरों के सरदार ने उसे एक खास कमरे में बंद करके रखा है। मेघा के दिल में उम्मीद की नई किरण जाग उठी। उसने दिनेश से कहा कि हमें उस दिशा में चलना चाहिए, मेरे पति वहां जरूर होंगे। दिनेश ने सहमति में सिर हिलाया और तीनों तेजी से किले के उस हिस्से की ओर बढ़ गए। किले के गहरे हिस्से में पहुंचते ही उन्हें एक बड़े लोहे के दरवाजे के पास पहुंचना था। दिनेश ने इशारा किया कि शायद यही वह जगह है जहां सुरेश को बंदी बनाकर रखा गया है। दरवाजा मजबूत और भारी था, जिसके सामने 2 पहरेदार खड़े थे। दिनेश ने मेधा को पीछे रहने का इशारा किया और धीरे से एक योजना बनाई। उसने धीरे से एक पत्थर उठाया और उसे फेंक कर एक तरफ फेंक दिया और उन्होंने ने इस मौके का फायदा उठाया और मेघा और उसकी मां को दरवाजे की तरफ इशारा किया और वे जल्दी से दरवाजे के पास पहुंच गए। जैसे ही वे पहुंचे, उन्हें अंदर से किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। मेघा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने मेघा की तरफ देखा, जो उसे तैयार होने का इशारा कर रहा था। दिनेश ने धीरे से दरवाजे को खोलने की कोशिश की और दरवाजा थोड़ा सा खुला। जैसे ही दरवाजा पूरा खुला, मेघा ने अंदर देखा और उसकी आंखें आंसुओं से भर आईं। उसके सामने जंजीरों में जकड़ा सुरेश था। उसके चेहरे पर थकान और दर्द की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। मेधा ने अपने पति को इस हालत में देखा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सुरेश ने मेधा को देखते ही पहचान लिया और उसकी आंखों में एक नई उम्मीद दिखाई दी। उसने हाथ बढ़ाया और मेधा उसकी ओर दौड़ी। उसने उसको गले लगा लिया और दोनों की आंखों में खुशी दिखाई दे रही थी। आंसू छलक पड़े। मेघा और सुरेश के पुनर्मिलन का दृश्य काफी भावुक करने वाला था। मेधा के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे और सुरेश भी अपनी पत्नी को देख भावुक हो रहा था। इतने सालों के इंतजार और मुश्किलों के बाद वे फिर से मिले थे। प्यार और विश्वास में इतनी ताकत होती है कि किसी भी हद को पार कर सकता है।
सुरेश मेघा से बोला, तुमको मेरी वजह से इतना इंतजार करना पड़ा, मुझे माफ कर दो, मैं चला गया और मुझे यकीन था कि तुम मुझे जरूर ढूंढ लोगी। दिनेश ने उन दोनों की तरफ देखा और कहा कि अब हमें जल्दी से बाहर निकलना होगा, जैसे ही पहरेदार को हमारे होने का पता चलेगा वे यहां आ सकते हैं। मेघा ने दिनेश की बात मान ली और तुरंत सुरेश की जंजीरें खोल दी। दिनेश के पास एक तेज चाकू था और उसने जल्दी से जंजीरें काट दी। जंजीरों से आजाद होते ही सुरेश कुछ देर के लिए लड़खड़ा गया। उसकी तबीयत कमजोर थी और वह थका हुआ था। मेघा और दिनेश ने उसे सहारा दिया और उसे बाहर ले जाने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही वे दरवाजे से बाहर निकले, उन्होंने देखा कि किले के अन्य हिस्सों में हलचल शुरू हो गई थी। एक पहरेदार की नजर दूर से उन पर पड़ गई थी और तुरंत उसने शोर मचाना शुरू कर दिया, एक पुराना छिपा हुआ रास्ता है जो हमें तट तक ले जा सकता है। सुरेश ने कमजोर आवाज में कहा, मेघा, मुझे नहीं पता कि मैं चल पाऊंगा या नहीं, मैं बहुत थक गया हूं। मेघा ने उसका हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा, अब हार न मानने का समय आ गया है, हम यहां तक पहुंच गए हैं, अब हमें बाहर भी निकलना होगा, तुम्हें मेरे और अपने लिए हिम्मत दिखानी होगी। सुरेश ने पत्नी की बात सुनी और पूरी ताकत इकट्ठी की। दिनेश ने सभी को तेजी से उस छिपे रास्ते की ओर बढ़ने का इशारा किया। उनकी चाल तेज थी, लेकिन ध्यान हमेशा पहरेदारों से बचने पर था। उन्होंने अंधेरे का फायदा उठाया और तेजी से आगे बढ़ने लगे। अचानक एक मोड़ पर दो पहरेदार सामने आ गए। वे चारों को देखकर चौंक गए और अपनी तलवारें निकाल लीं। दिनेश ने मेघा और उसकी मां को पीछे हटने का इशारा किया और एक पहरेदार से लड़ने के लिए तैयार हो गए। दिनेश के पास सिर्फ एक छोटा सा चाकू था, लेकिन उसने चालाकी से पहरेदार को चकमा दिया। उसने पत्थर का एक टुकड़ा उठाया और एक पहरेदार की ओर फेंका और उसका हथियार छीनने की कोशिश की। इस अचानक हमले से कुछ पल के लिए पहरेदार चौंक गए और दिनेश ने तुरंत एक पहरेदार को नीचे गिरा दिया। मेघा की मां ने भी एक लोहे की छड़ी उठाई और दूसरे पहरेदार को एक तरफ धकेल दिया। यह रास्ता बहुत अंधकारमय और खतरनाक लग रहा था, लेकिन उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। दिनेश ने मशाल जलाई और आगे बढ़ गए। मेघा और उसकी मां ने सुरेश को सहारा दिया और उसे चलने में मदद की। अचानक गुफा में पानी का सैलाब आ गया। स्तर बढ़ने लगा, जिससे यह संकेत मिलने लगा कि मार्ग पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। दिनेश ने तुरंत उनसे कहा कि उन्हें जल्दी से बाहर निकलना होगा, क्योंकि गुफा समुद्र के पानी से भर रही थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, मेघा को एहसास हुआ कि यह यात्रा उनकी कल्पना से कहीं अधिक खतरनाक थी। उन्हें हर कदम पर अपनी जान जोखिम में डालनी थी। सुरेश बहुत थका हुआ था, लेकिन मेघा के प्रोत्साहन और उसके प्यार के कारण वह चलने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही वे गुफा के अंत में पहुंचे, वे बाहर आ गए। किनारा अब सुरेश उनके सामने था। उन्होंने राहत की सांस ली। अचानक कुछ लुटेरों ने उन्हें देख लिया और उनकी ओर दौड़ने लगे और चिल्लाने लगे, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि अब उनकी सुरक्षा खतरे में है। मेघा, दिनेश और सुरेश तेजी से नाव की ओर बढ़ने लगे। दिनेश पीछे मुड़ा और लुटेरों से लड़ने लगा। उसने तलवार उठाई और लुटेरों के सामने खड़ा हो गया और पूरी ताकत से उनसे लड़ने लगा। यह लड़ाई कठिन थी, लेकिन दिनेश ने अपनी बुद्धि और साहस से लुटेरों को एक एक करके परास्त कर दिया। मेघा, उसकी मां और सुरेश किसी तरह नाव पर पहुंचे। मेघा ने दिनेश का इंतजार किया, लेकिन उसने दूर से इशारा किया कि वह जल्द ही उनके पास आएगा। दिनेश ने लुटेरों को एक आखिरी बार चकमा दिया और नाव की तरफ भागा। जैसे ही दिनेश नाव पर चढ़ा, मेघा ने उसका धन्यवाद दिया और तुरंत नाव को वहां से दूर ले जाने की कोशिश की। दिनेश ने पूरी ताकत से पतवार संभाली और नाव को किनारे से दूर ले जाने लगा। लुटेरों ने उन्हें भागते हुए देखा और उन पर पत्थर फेंकने लगे, लेकिन दिनेश के कौशल और मेघा के साहस ने उन्हें सुरक्षित समुद्र में पहुंचा दिया। इतने सालों की दूरी, मुश्किलें और खतरे उसने पार कर लिए थे। दिनेश ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और कहा, मेघा बहन, तुम्हारी हिम्मत किसी मर्द से कम नहीं है। आज तुमने अपने प्यार और हिम्मत से ये साबित कर दिया। मेघा ने दिनेश को धन्यवाद दिया और उसकी हिम्मत की तारीफ भी की। वह अब अपने गांव लौटने की तैयारी करने लगा। उसके दिल में इस बात की तसल्ली थी कि यह मुश्किल सफर उसके अपनों के साथ खत्म हो रहा है। सभी लोग सुरक्षित लंबे सफर के बाद अपने गांव वालों ने उनका स्वागत किया। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। मिलते हैं एक नई कहानी लेकर। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।